हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स के बारे में। और क्लास 12 मैथ्स में अभी जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिटरमिनेंट्स के बारे में, और डिटरमिनेंट का फर्स्ट क्लास कर दिए थे जिसमें से बेसिक डिटरमिनेंट्स के कांसेप्ट सीखे थे। आज उसी को प्रोसीड करेंगे और जानेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स क्या होता है, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है उसके बारे में, और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने सीखेंगे। बाबू ये तो पहले भी सीखे हैं, लेकिन आज जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखेंगे डिटरमिनेंट के थ्रू, कि डिटरमिनेंट के थ्रू हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, और छोटे छोटे कांसेप्ट है उसको जानेंगे हम। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक शायर अर्ज है, वो शायर क्या है सुनिए कि मुझे ना छोड़ो इस तन्हाई में, मुझे ना छोड़ो इस तन्हाई में, जरा समझिएगा गहराई में, मुझे तेरी जरूरत है दिवाली के सफाई में। समझ में आया? अब दिवाली तो अभी नहीं है, बस इट इज अ जोक, है ना। तो इसी जोक के साथ आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखिए आज हम लोग जानेंगे बच्चों लोग, जैसे हम लोग फर्स्ट क्लास जो है उसमें जान गए थे कि डिटरमिनेंट क्या होता है ना, और उससे रिलेटेड कुछ कुछ बेसिक कांसेप्ट भी सीख लिए। तो आज जानेंगे कि डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी क्या क्या है, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो चलिए हेडलाइन डालिए और लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहे बाबू, आप लोग को पता चल जाएगा, है ना। अब डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज क्या क्या आते हैं करके सबसे पहले देखिए बाबू, आज जो हम लोग पढ़ेंगे ना बाबू डिटरमिनेंट ऑफ प्रॉपर्टीज, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज, वो उसको क्वेश्चन के थ्रू भी करते जाएंगे। कहने का मतलब है कि जैसे प्रॉपर्टी लिखे उसके बाद एग्जांपल भी करेंगे उसको, ताकि बढ़िया से समझ में आए आप लोग को, है ना। देखिए सबसे पहला नंबर प्रॉपर्टी कहता है बच्चा लोग कि the value of determinant, the value of determinant, the value of determinant। अब ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा कि DTR लिखा मतलब डिटरमिनेंट के बारे में बोल रहा है ना, कि the value of determinant remains unchanged, remains unchanged if its rows or columns, if its rows or columns are interchanged, ये अंग्रेजी में क्या भांज दे गुरुजी, समझ में आ जाए, लेकिन हम लोग को अंग्रेज बनना नहीं है, इसीलिए आपका खोटा लैंग्वेज हम लोग सीखेंगे, है ना। ये क्या लिखा बाबू कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज। कहने का मतलब है कि कोई भी डिटरमिनेंट लिखते बाबू तो उसका रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो तो वो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू में रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए बाबू, एग्जाम्पल के थ्रू मान लीजिए अगर डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट का सिंबल बताया था फर्स्ट क्लास में, तो अगर डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 2 7 2 3 1 0 0 और माइनस का 1, ये 3/3 का डिटरमिनेंट है। हम क्या करें बच्चों लोग, अक्रम है R1 को नहीं, मतलब पूरा हमको इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है, तो इसके रो या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे बाबू तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा, या तो फिर इसी के इक्वल लिख दीजिए ना, इसी के इक्वल लिख दीजिए। ये जो बाबू ये आपका इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, तो इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज करना, मतलब 1 2 7 आपका रो में है, इसको कॉलम बना दीजिए 1 2 7। उसी तरह 2 3 1 आपका रो में है तो 2 3 1 कॉलम बना दीजिए, और 0 0 1 कॉलम, 0 0 1 जो -1 है वो आपका रो में है तो इसको कॉलम बना दीजिए। अब देखिए दोनों का वैल्यू निकाले बाबू, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा आपको। अब ये चीज हम किए, जो रो को कॉलम में बनाए, ये चीज निकाले क्या चाहिए, डिटरमिनेंट। ये जो आपका डिटरमिनेंट निकला वो क्या चीज निकला, ट्रांसपोज निकला। तो याद रखिएगा हमेशा कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं वो इक्वल होता है कि अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए उसके बाद डिटरमिनेंट निकालिए। देखिए यहाँ वही ना किए हैं, रो को हम किस में चेंज कर दिए, कॉलम में, और ऐसा करते किस में बाबू, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में। बताए थे पहले के क्लासों में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, 1 2 7 को इधर लिख दिए, आपका 2 3 1 इधर हो गया, 0 0 माइनस का 1 इधर हो गया। अब ये सब दोनों वैल्यू निकाल के देखिएगा हमेशा आपका इक्वल ही आएगा। समझ में आया? अब ये वैल्यू निकालना
आपका काम है, एग्जांपल तो हम दिए बाबू, लेकिन वैल्यू निकालना किसका काम है, आपका काम है। तो पहल का प्रॉपर्टी समझ में आ गया। तो पहल का प्रॉपर्टी कहता है कि डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है बाबू आपका अनचेंज्ड रहता है। कहने का मतलब है कि डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है रिमेन्स सेम रहता है। कब? जब इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं आपस में, है ना। ये पहल का प्रॉपर्टी है। दूसर का प्रॉपर्टी हम आते हैं बच्चा लोग। दूसर का प्रॉपर्टी क्या कहता है? तो दूसर का प्रॉपर्टी कहता है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स if any two rows or columns of determinant if any two rows or columns of determinant are interchanged then the sign of determinant changes। क्या लिखा बाबू दूसर का प्रॉपर्टी है? तो दूसर का प्रॉपर्टी लिखा है कि यदि दो रो या दो कॉलम किसी भी डिटरमिनेंट का दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो इसका साइन का, डिटरमिनेंट का साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर प्लस रहा तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहा तो प्लस हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए बाबू लोग, है ना। देखिए एग्जाम्पल मान लीजिए आपका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू रहा 1 2 7 माइनस का 1 2 3 1 5 और 4, ये आपका डिटरमिनेंट 3/3 ऑर्डर का। अब इसमें क्या किया बाबू, हम इसमें जो है वो R1 और इंटरचेंज कर दिए किसके साथ, R2 के साथ, है ना। तो अब डिटरमिनेंट का जो वैल्यू अगर बचवा लोग उसमें कुछ हो नहीं, आपका सिर्फ साइन जो है सो चेंज हो जाएगा। ये साइन था किसमें, पॉजिटिव में। हम क्या किए बाबू कि R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया आपस में, तो साइन जो है डिटरमिनेंट का पॉजिटिव था, ये आपका क्या बन जाएगा, नेगेटिव। यहाँ देखिए नेगेटिव का साइन डाल रखे हैं, है ना। अब ये आपका डिटरमिनेंट R1 चेंज किए R2 के साथ, ये सब दोनों को आपस में इंटरचेंज किए, तो ये क्या है -1 2 3 -1 2 3 और फिर क्या है 1 2 7 1 2 7 और फिर आपका 1 5 4 ये हो गया आपका डिटरमिनेंट, है ना। तो दूसरा का प्रॉपर्टी ये कहता है बाबू कि किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करो तो वो डिटरमिनेंट का साइन है बाबू वो आपका चेंज हो जाता है। देखिए ये डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालिएगा बाबू और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालिएगा, हमेशा आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। बशर्ते आपका कंडीशन एक चीज रहेगा कि इसमें आपका माइनस का साइन आ जाएगा, है ना, ये याद रखिएगा। अब ये सब दोनों बात में डिफरेंस है बाबू। अब ऐसा नहीं कहिएगा कि दोनों चीज तो एक जैसा लगता है गुरुजी, ना बाबू। यहाँ देखो की क्या है, यहाँ के बोला कि किसी भी डिटरमिनेंट का रो और कॉलम को इंटरचेंज करो। रो और कॉलम का क्या मतलब है कि सभी रो और सभी कॉलम को बाबू, है ना। हम यहाँ कहीं लिखे क्या कि एक रो या एक कॉलम को या दो रो दो कॉलम को, ऐसा तो कहीं नहीं लिखे। सिर्फ ये लिखे कि इसके रो या कॉलम को इंटरचेंज करो तो इसका जो वैल्यू है डिटरमिनेंट का वैल्यू आपका अनचेंज्ड रहता है, मतलब सेम रहता है। तो सारा रो और सारा कॉलम को इंटरचेंज किया है। लेकिन दूसरा का प्रॉपर्टी अब लिखे कि किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करो तो जो डिटरमिनेंट का साइन है वो आपका चेंज हो जाता है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाता है, अगर ये नेगेटिव रहता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है। समझ में आया? दूसरा प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आते हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है? थर्ड प्रॉपर्टी कि इफ any two rows or columns if any two rows or columns are identical then the value of determinant is zero। क्या लिखे बाबू?
तो हम ये लिखे हैं कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। अब ये आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है बच्चा लोग? तो आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, एक जैसा, है ना। ये आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, एक जैसा, कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर एक जैसा मिल जाए तो ऐसा केस में कहना है कि डिटरमिनेंट का कुछ भी वैल्यू आएगा ये आपका 0 के इक्वल होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए बच्चा लोग। एग्जाम्पल मान लीजिए हम डिटरमिनेंट का वैल्यू ले लिए बाबू लोग 1 2 7 3 5 माइनस का 1 और ये हो गया 1 2 7। अब देखिए बाबू इस केस में इसका जो डिटरमिनेंट का वैल्यू है वो आपका 0 के इक्वल आएगा। क्यों आएगा 0 के इक्वल बाबू? तो R1 और R3 जो है सो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या चीज? देखिए 1 2 7 और 1 2 7 ये भी है, मतलब दोनों का दोनों सेम है। R1 और R3 सेम है बाबू, उसी को बोलता है आइडेंटिकल है बाबू लोग। तो 1 2 7 दोनों सेम है। इस केस में डिटरमिनेंट का वैल्यू जो निकलेगा बाबू आपका 0 निकलेगा, है ना। ये क्यों है? तो आपका जो R1 और R3 जो है R3 वो आपका क्या है? R आइडेंटिकल। समझ में आया? ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी है बाबू, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए थर्ड प्रॉपर्टी में। आते हैं हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी में। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है कि इफ वी मल्टीप्लाई of a row or a column by any constant if we multiply of a row or a column by any constant k, then the value of determinant gets multiplied by k times। ये क्या कह रहे बाबू? तो ये लिखा हुआ है कि इफ वी मल्टीप्लाई ऑफ अ रो और अ कॉलम बाय एनी कांस्टेंट k, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k टाइम्स। ये कहना चाह रहा बाबू कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल हो जाता है जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई की है उतना गुना वो डिटरमिनेंट। समझ में आया? देखिए एग्जांपल समझिए। मान लीजिए बाबू ये हम ले लिए 2 1 और 6 है ना। अब सेकंड रो को हम जो है सो 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू में 1, 3 इंटू में माइनस का 1 और 3 इंटू में आपका 5, है ना। और फिर आपका थर्ड रो जो है सो ले लिया 5 7 और 0। ये आपका ले 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना, 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। ये चीज जो बाबू वो सेम रहता है। किसके सेम रहता है? हम क्या बोले बाबू कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए हैं तो देखिए दूसरा का रो को हम 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये इक्वल हो जाता है। किसके इक्वल होता है? देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k टाइम्स। मतलब ये 3 को बाहर निकाल दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 को बाहर निकाल दीजिए और जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट है उसको लिख दीजिए। क्या लिखा हुआ है? 2 1 6 और फिर 1 माइनस का 1 5, 1 माइनस का 1 और 5 और फिर आपका 5 7 0। ये इसके इक्वल हो जाता है ना। अब देखिए आपका होमवर्क में क्या काम बाबू, ये जितना भी हम आपको प्रॉपर्टी लिखा रहे हैं तो ये चीज में जो लिखा रहे बाबू ये घर में आपको प्रूफ करके देखना है कि वाकई में जो सर आप बताए हैं वो सही है कि नहीं, है ना। कि वैसे ही हवाबाजी में कह दिए सिर्फ। ये चीज आपको घर में ट्राई करके देखना कि वाकई में ये सही है या नहीं। क्या बोले बाबू? चौथा प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाता है? वो कांस्टेंट और ये आपका ओरिजिनल डिटरमिनेंट है उसके इक्वल, है ना। ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी हो गया, फोर्थ प्रॉपर्टी हो गया। ये 4 प्रॉपर्टी में बताइए कोई तकलीफ है बाबू? चारों प्रॉपर्टी मजा आ गया होगा समझ के।
और समझ में भी आ गया होगा। थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कोई सा भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल रहा तो जीरो हो जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कांस्टेंट इनटू में ओरिजिनल डिटरमिनेंट हो जाता है ना। ये हो गया चौथा प्रॉपर्टी। आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी में। पांचवा प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो पांचवा प्रॉपर्टी कहता है बच्चों लोग, if sum or all elements of a row or column or a column, if sum or all elements of a row or column can be expressed as sum of two or more terms, then the value of determinant are expressed as two or more determinant, यहीं लिख देते हैं डिटरमिनेंट है ना। ये क्या लिखे बाबू, पांचवा प्रॉपर्टी। तो पांचवा प्रॉपर्टी लिखें कि इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ यहां देखिए एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ एज द इसके आगे हल्का सा एक मिनट, एज द सम ऑफ टू है ना, दिख रहा है बाबू, सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट। क्या लिखे बाबू कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम अगर एक्सप्रेस किया गया हो बाबू एक या एक से अधिक टर्म्स को, दो या दो से अधिक टर्म्स में, तो आप उसका वैल्यू लिख सकते हैं दो या दो से अधिक डिटरमिनेंट के समेशन के फॉर्म में। वही लिखे हैं, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर देन टू डिटरमिनेंट, है ना। ये दिख रहा ना बाबू बहुत बढ़िया से, एज द सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट, है ना। देखिए एग्जांपल आते बाबू, एग्जांपल आगे, एग्जांपल से बढ़िया समझेंगे। देखिए एग्जांपल में ये कहना चाह रहा बाबू लोग कि मान लीजिए अगर कोई डिटरमिनेंट 3/3 ऑर्डर का हो और ये रहे आपका इस तरह A1 B1 C1, फिर A2 प्लस का X, B2 प्लस का Y और C2 प्लस का Z, और उसके बाद आपका हो जाए A3 B3 और C3। अगर इस तरह डिटरमिनेंट दिया हो बाबू, है ना, अगर डिटरमिनेंट इस तरह का दे रखा हो, तो आप इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, तो इस चीज को लिख सकते हैं बाबू इस तरह, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और आपका फिर क्या लिखा हुआ है A3 B3 और C3, प्लस का क्या हो जाएगा, फिर प्लस का हो जाएगा A1 B1 C1 और आपका है X Y और Z और फिर आपका है A3 B3 और C3।
अब देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, वो देखिए क्या लिखा हुआ कि इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर देन टू टर्म्स। देखिए एक समेशन जो है किसी एक रो या किसी एक कॉलम में एक या दो से अधिक टर्म्स के समेशन के फॉर्म में हो, तो है बाबू समेशन के फॉर्म में, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू एंड मोर देन टू डिटरमिनेंट्स। तो इसके दो अलग अलग समेशन के डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे देखिए ये आपका हो गया R1, ये तो इसमें और इसमें कोई दिक्कत नहीं, R1 और R3 में, क्योंकि एज इट इज लिखा गया है। अब ये समेशन के फॉर्म में है तो इसको कोई दो अलग अलग डिटरमिनेंट के समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। A2 B2 C2 लिखे बाबू और यहां एक बार XYZ लिखे, ये ऐसा कर सकते हैं बाबू डिटरमिनेंट के केस में, है ना। पांचवा प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आते सिक्स प्रॉपर्टी। सिक्स प्रॉपर्टी कहता है कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट remains same if we apply this ऑपरेशन क्या सो देखिए, मान लीजिए ऑपरेशन आपका इस तरह रहा बाबू, जैसे RI को आप चेंज कीजिए, कोई सा भी रो को चेंज करेंगे, किस तरह चेंज करेंगे कि वो रोवा में दूसरा रोवा में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे फिर जोड़ देंगे, है ना। तो इस केस में जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट है बाबू और ये चीज लगाएं 100, ये ऑपरेशन लगाएं 100, तो दोनों केस में आपका इक्वल आएगा बाबू, है ना। ओरिजिनल डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो ये ऑपरेशन लगाने के बाद जो डिटरमिनेंट आएगा दोनों केस में क्या होगा, इक्वल आएगा। या फिर बाबू जिस तरह आप रो में चेंज कर रहे हैं उसी तरह स्वतंत्र है आप कॉलम में भी चेंज कर सकते हैं, CI और प्लस का KCJ, है ना, कॉलम में भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए बाबू क्या कह रहे हैं हमसे, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझिए, एग्जांपल में मान लीजिए बाबू आपका कोई डिटरमिनेंट दे रखा हो 1 2 3 1 2 7 0 माइनस का 1 2 और ये आपका है 1 1 5, ये आपका कोई डिटरमिनेंट दे रखा। हम ऑपरेशन लगा दिए बाबू कि नहीं सर हमको जो है ना सो R2 के चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, तो हम करेंगे सर कि R2 को ऐड करेंगे 3 से मल्टीप्लाई प्ले कर लेंगे किसको, R3 को, उसके बाद, है ना। हम ऑपरेशन क्या लगाए बाबू कि R2 के चेंज करना, आपको पता है किसी तरह लिखाता है R2 को चेंज करना है। R2 में क्या चेंज करना है कि R2 को ऐड करना किसके साथ, 3 से मल्टीप्लाई करला के बाद फिर R2 के साथ ऐड करेंगे। देखिए क्या होगा उस केस में इसका डिटरमिनेंट, है ना, उस केस में देखिए डिटरमिनेंट क्या होगा, तो उस केस में डिटरमिनेंट आएगा बाबू R1 में कोई छेड़छाड़ नहीं किया, R3 में कोई छेड़छाड़ नहीं किए, तो R1 और R3 एज इट इज लिखिए 1 2 7 और 3 में क्या है 1 1 5 1 1 5 और अब R2 में चेंज करना है ना। अब R2 में क्या चेंज करना है कि R2 को ऐड करना है, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 प्लस का 3 तो क्या हो जाएगा 3, यहां 3 लिखिए। उसी तरह फिर क्या है माइनस का 1 प्लस का 3 तो क्या हो जाएगा 2, तो 2 लिख दिए। उसी तरह यहां क्या 5 3 का 15 और 15 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 17, तो ये हो गया मेरा डिटरमिनेंट का वैल्यू। अब इसका वैल्यू निकालिए और इसका वैल्यू निकालिए बाबू, हमेशा इक्वल रहेगा। वही लिखा है कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम इफ वी अप्लाई दिस ऑपरेशन। ये ऑपरेशन हम लगाते हैं बाबू, ये ऑपरेशन अभी हम इसमें क्या किए तो R2 में चेंज किए, क्या चेंज किए तो R2 में गुरुजी चेंज किए हम कि R2 में ऐड करना है किसको, 3 से मल्टीप्लाई करला के बाद किसको, R3 को। अब ऐड किए बाबू तो ये डिटरमिनेंट ओरिजिनल वाला डिटरमिनेंट, अब इसमें हम ये सब ऑपरेशन लगाए तो ये डिटरमिनेंट बन गया। अब दोनों के वैल्यू निकाले बाबू, हमेशा इक्वल रहेगा आपका। ये आपका 6 प्रॉपर्टी कहता है ना। अब देखिए आप लोग को हम 6 प्रॉपर्टी बताए बाबू, डिटरमिनेंट में 6वीं प्रॉपर्टी है बाबू, है ना। तो 6 प्रॉपर्टी आप लोग को बता दिए। अब आपका काम क्या है, तो आपका काम ये है बाबू जितना भी प्रॉपर्टी बताए बाबू, हम जितना भी एग्जांपल लिए हैं वो एग्जांपल हम देखिए कहीं सॉल्व करके दिखाए नहीं आपको, सिर्फ कह दिए कि ये जो सो इसके इक्वल होगा। अब आपका काम क्या है, तो किसी पर तो बंद करके विश्वास तो करना है नहीं, तो आपका काम है बाबू कि सबका वैल्यू निकाल के देखना कि गुरुजी जो बतैले हैं एकदम सही है कि गलत है।
समझ में आया? 6 प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू लोग। चलिए जी, अब जब ये 6 प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं है बाबू लोग, तब हम लोग जानते हैं कि डिटरमिनेंट के डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। कोई फंक्शन रहा गुरुजी तो कुछ कुछ सीखे हैं गर्मा में, और नहीं सीखे तो हल्का फुल्का सीखेंगे 12 में, लेकिन ये ससरा डिटरमिनेंट के कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, तो उसके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स ये डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, है ना। तो ये आपको लैंग्वेज नहीं, आपको क्वेश्चन की मदद से सीखिए। मान लीजिए बाबू आपका कोई डिटरमिनेंट दे रखा हो, है ना, डिटरमिनेंट दे रखा हो f1x, फिर आपका f2x, फिर आपका हो g1x और g2x। ये आपका 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दे रखा हो। अब हमको क्या करना है, तो हमको जो है बाबू लोग इसका डेरिवेटिव करना है, मतलब f डैश क्या लिखा हुआ डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट डैश x निकालना है ना, इसको डेरिवेटिव भी करना है। समझिएगा बात को, ये मेरा क्या चीज लिखा हुआ बाबू, ओरिजिनल डिटरमिनेंट लिखा हुआ है ना, ये ओरिजिनल डिटरमिनेंट है। अब इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन बाबू लोग, कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करेंगे गुरुजी कि आपको क्या करना कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को डिफरेंशिएशन करना। पहला बात तो मान लीजिए फर्स्ट रो को हम डिफरेंशिएशन किए, तो फर्स्ट रो को डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, f डैश x, f डैश माइनस का f डैश 1x, है ना, ये तो 1 है, और इसी तरह हो जाएगा f डैश 2x। और उसके बाद देखिए हम क्या बोले कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को एक बार डिफरेंशिएशन करना है, दूसरा आपका एडजेक्टिव होगा बाबू। देखिए जब भी डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो याद रखिएगा, अगर आप रो के थ्रू जा रहे हैं तो किसी भी एक रो को डिफरेंशिएशन कीजिए पहला, दूसरा का रो एडजेक्टिव जाएगा। अगर आप कॉलम के थ्रू जा रहे हैं तो किसी एक कॉलम को आप डिफरेंशिएशन कीजिए, दूसरा आपका एडजेक्टिव रहेगा। अब सोचिएगा कि नहीं गुरुजी हम रो और कॉलमों में जाएंगे, तो वैसा नहीं होगा बाबू, समझ में आया। अब डिफरेंशिएशन कभी भी करते हैं तो किसी एक रो के थ्रू करिए या किसी एक कॉलम के थ्रू करिए, आप दोनों बीच बैच नहीं कर देना है ना, 440 हो जाएगा। फिर जानते हैं 440 होने के बाद क्या होता है, सो समझते हैं, इतना समझदार हैं आप लोग। अब देखिए हम R1 को डिफरेंशिएशन किए बाबू, तो R2 आपका ऐसा ही एकदम ऐसा ही उतरेगा। R2 बड़ा सीधा साधा, ये बोल रहा है कि सब दोनों भाई जब नाने घर जा रहा है तो हम लोग नहीं जाते इस बार, है ना, तो ये ऐसे ही रहेगा g1x और ये रहेगा आपका g2x, है ना। अब दूसरा का बार आया, ये तो बहन थी, ये भाई था, एक बार दे दिया। अब दूसरा का बार आया कहां जाने का, शादी ब्याह में। तो जानबे करते शादी ब्याह में लड़का लोग तो इंटरेस्टेड रहता खाए पिए में, लेकिन लड़के लोग को पहनावा ओढ़ावा पूरा एकदम सज धज के जाना है। तो इस बार बोला कि ना बाबू तोरा जाने देंगे, हम खुद जाएंगे। तो इस बार हम खुद जाएंगे का मतलब ये है कि आप जो है सो फर्स्ट रो के डिफरेंशिएशन किया बाबू फर्स्ट रो को, तो सेकंड रो को आप करना है, और फर्स्ट रो जो है सो एडजेक्टिव उतरेगा। फर्स्ट रो में क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ f1x और f2x, और सेकंड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा बाबू, g डैश 1x और g डैश 2x, है ना। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। ये हम किसके थ्रू गए बाबू, तो ये रो के थ्रू गए। कैसे करना है डिफरेंशिएशन, कुछ नहीं दिमाग लगाना बाबू। अगर आप फर्स्ट रो को डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो सेकंड रो एडजेक्टिव रहेगा, अगर सेकंड रो को डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो फर्स्ट रो एडजेक्टिव रहेगा, और आपको दोनों रो का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 2/2 ऑर्डर करेगा। तो अगर 3/3 ऑर्डर कराओ तो तीनों रो को डिफरेंशिएशन करना होगा, और बीच में आपका प्लस का साइन आएगा। अच्छा ये रो के थ्रू जाएगा तब, मान लीजिए गुरुजी अगर हम कॉलम के थ्रू चल जाएंगे तो क्या काम होगा, तो कुछ काम नहीं होगा बाबू। तो करना क्या है, तो करना कि एक बार आपको कॉलम को डिफरेंशिएशन करना। मान लीजिए हम इस कॉलम को किए डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा f डैश 1x और g डैश 1x। अब ये जो है बाबू एडजेक्टिव उतरेगा, है ना, ये चीज जो है सो एडजेक्टिव उतरेगा, मतलब f2x और g2 जो x जो है सो आपका एडजेक्टिव उतरेगा। फिर प्लस का अब देखिए हम सेकंड कॉलम को करेंगे डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट वाला एडजेक्टिव उतरेगा बाबू f1x और g1x, और सेकंड वाला का डेरिवेटिव होगा तो क्या हो जाएगा f डैश 2x और फिर हो जाएगा g डैश 2x।
अब बताइए कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं कि नहीं आराम से? चलिए कर तो सकते गुरुजी, लेकिन अगर क्वेश्चन लेते हैं तो और मजा आ जाता। लेते हैं बाबू क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए कोई हम फंक्शन लेते हैं, उसको डिफरेंशिएशन करके दिखाना आपको, है ना। देखिए ये क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन में निकालना आपको फाइंड करना है डिफरेंशिएशन x। ये आपको दे रखा है, यहाँ आपको बार बार कितना लिखेंगे x। चलिए अब इस बार जो है सो y के रिस्पेक्ट में उनको डिफरेंशिएशन करना है। फंक्शन दे रखा आपका 3y² प्लस का 2, 5y माइनस का 6 और प्लस का y। ये आपका दे रखा है मेरा क्वेश्चन। आपको मतलब हमको डिफरेंशिएशन करना किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। y के रिस्पेक्ट में आप करिए बाबू। कैसे करते हैं सो कैसे करेंगे? तो ये सब तो अच्छा सा आता है गुरुजी। देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू। ये देखिए फाइंड करना है dx, और ये हमको दे रखा है ना, ये आपका ऐसे लिखिए, फाइंड करना है फाइंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y if डेल y जो है वो दे रखा है, ये है ना। अब इसको डिफरेंशिएशन करना है। कीजिए बाबू, कैसे करेंगे? हमको निकालना क्या, डेल डैश y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? हम अब जो है सो कॉलम के थ्रू जा रहा है ना, फर्स्ट कॉलम को करेंगे फिर सेकंड कॉलम को। तो फर्स्ट कॉलम का करेंगे बाबू तो क्या होगा, तो 3 दूनी का 6y, और कांस्टेंट का आप लोग को पता है, नहीं भी पता होगा तो याद रखिए कांस्टेंट का क्या होता है 0। ये हो जाता फ्रंट में आ जाता तो द्वितीय के 6y बन गया। और इसका करेंगे बाबू तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 5 बन जाएगा। तो ये हो गया आपका 5। ये एज इट इज उतरेगा बाबू, ये 5 और माइनस का 6 और प्लस का y है, ये एज इट इज उतरेगा। फिर प्लस का साइन देंगे तो ये फर्स्ट कॉलम में किए हैं। अब क्या करेंगे, सेकंड कॉलम को। जब सेकंड कॉलम को करेंगे बाबू तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज उतरेगा। तो फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा हुआ है, 3y² प्लस का 2 और आपका लिखा हुआ है 5y। सेकंड कॉलम को डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 का किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, और किसी भी कांस्टेंट का क्या होता है 0, और y का हो जाएगा 1। तो ये बन गया मेरा आंसर। डिफरेंशिएशन निकालिए y के रिस्पेक्ट में। ये हम किसके थ्रू गए बाबू, तो ये गए हम कॉलम के थ्रू। आप रो के थ्रू भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप रो के थ्रू भी जा सकते हैं, कोई रत्ती भर का दिक्कत नहीं है। देखिए अब हम इस बार जो है सो रो के थ्रू जाते हैं। तो सबसे पहले R1 को करेंगे बाबू। R1 के करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी का 6y, ये कांस्टेंट है, ये 0 बन जाएगा। फिर इसको करेंगे तो ये बन जाएगा 5, और इसको करें नहीं, इसको एक बार में नहीं, ये तो फर्स्ट रो को किए तो 3 दूनी का 6y और ये बन गया 0। ये तो एज इट इज उतरेगा ना, ये 5y और ये बन जाएगा माइनस का 6 और प्लस का y। प्लस का साइन डालिए। अब पहल का पे एज इट इज उतरेगा बाबू, क्या लिखा हुआ है 3y² प्लस का 2 और फिर आपका 5, और सेकंड रो का करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या बन जाएगा 5 और ये आपका बन जाएगा 1। ये हो गया मेरा आंसर, है ना। अब देखिए ये हो गया मेरा आंसर। अब ये सब दोनों में देखिए कुछ डिफरेंस तो नहीं लग रहा मेरे ख्याल से, सभी सेम है। ऐड कीजिएगा तो बाबू, अब ऐसा नहीं कि इसको मिला रहे हैं, इसको मिला, पार्टिकुलर ने ऐड कीजिए ना बाबू, ये चीज और ये चीज दोनों इक्वल आएगा, है ना। तो आप इस तरह किसी भी डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा बाबू लोग, है ना। चलिए जब ये चीज समझ में आ गया तो अब हम मूव करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की तरफ, है ना। चलिए आते हैं फटाफट। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल बार बार लिखेंगे नहीं बाबू, हम साइन डाल देंगे, ये ना, ये समझ जाइएगा ट्रायंगल का बारे में बात कर रहे हैं, नहीं समझिएगा डिटरमिनेंट के बारे में बात हो रहा है ना। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, तो मान लिए क्या माने बाबू लोग कि कोई वर्टेक्स दे रखा हो, है ना, ABC को ट्रायंगल दे रखा हो, ये आपका A हो, ये B हो और ये आपका C हो। इसका वर्टेक्स भी दे रखा बाबू ABC, और इसका कोऑर्डिनेट भी दे रखा है X1 Y1, B जो है सो आपका X2 Y2, और C जो है सो आपका X3 और Y3। अब हमको ABC का एरिया निकालना है बच्चा लोग, है ना। ABC का एरिया कैसे निकालेंगे,
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है, ABC। तो पुरनका बच्चल का रिमाइंड करवाते बाबू, पहले कैसे निकालते थे 10वां में, अगर 3 वर्टेक्स दे रखा हो तो इसका अगर एरिया निकालना रहे तो हम लोग 10वां में कैसे निकालते थे? तो निकालते थे 1/2 x1 इंटू में y2 माइनस का y3 प्लस का x2 इंटू में y3 माइनस का y1 प्लस का x3 इंटू में y1 और माइनस का y2। ऐसे निकालते थे 10वां में, है ना? 1/2 1 2 3 x2 2 3 1 और 3 1 2 ऐसे निकालते थे 10वां में। लेकिन अब जो बाबू डिटर्मिनेंट जान गए तो अब इस तरह एरिया निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब डिटर्मिनेंट के थ्रू एरिया कैसे निकलेगा बाबू? और तो डिटर्मिनेंट के थ्रू एरिया निकलेगा बाबू, एरिया, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है, ABC, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? 1/2। अब डिटर्मिनेंट का साइन डालिए, पॉइंटवा क्या क्या है बाबू? x1 y1, तो x1 y1, फिर आपका पॉइंट क्या है? x2 y2, तो x2 y2 और फिर आपका पॉइंट क्या है? तो पॉइंट है मेरा x3 y3, ये हो गया x3 y3। और लास्ट में जो कॉलमा है बाबू लोग, लास्ट थर्ड कॉलमा जो है सो अपने मन से क्या डाल देना? 1 1 1, है ना? अपने मन से ले लेना इसको, बस इस तरह निकल जाएगा मेरा किसका? ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। तो डिटर्मिनेंट के थ्रू ट्रायंगल का एरिया इस तरह निकलता है। समझ में आया? देखिए कोई सा भी ट्रायंगल का वर्टेक्स दे रखा और उसका कोऑर्डिनेट भी पता चल जाए तो आप तुरंत ही उसका निकाल सकते। क्या चाहिए? एरिया, है ना? तो अब ये आप ट्रायंगल का एरिया इस तरह इस फॉर्मूले से जरिए निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ले लेते हैं कागो और समझ में आएगा बढ़िया से, है ना? चलिए मान लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड एरिया ऑफ PQR, है ना? फाइंड एरिया ऑफ PQR, और PQR दे रखा बाबू, यहां फिगर बना दे रहे हैं। PQR दे रखा हो आपको, PQ और R, इसका एरिया निकालना। P का कोऑर्डिनेट क्या है? 1 2, Q को क्या है? 2 3, और R का क्या है? माइनस का 1 और 0। ये 3 कोऑर्डिनेट दे रखा है, 3 वर्टेक्स किसी भी ट्रायंगल का। अब हमको इसका एरिया निकालना बाबू लोग, तो कैसे निकालेंगे बच्चा लोग? तो बहुत ही आसान है आंसर। तो एरिया हम लोग अभी तुरंत सीखे गुरुजी कि अगर डिटर्मिनेंट के थ्रू एरिया निकाले तो तुरंत निकालता है। वो कैसे निकालता है? 1/2 x1 के जगह पर क्या है बाबू लोग? 1, x2 के जगह पर क्या है? x1 y1, y1 के जगह पर क्या है? 2, लास्ट पॉइंट वाले ना मेरा 1, ये हो गया आपका 2 3 और 1, और फिर क्या हो गया? माइनस का 1 0 और 1। बस अब इसको सॉल्व कीजिए गुरुजी, जो मेरा आंसर आएगा वही मेरा क्या निकल जाएगा? ट्रायंगल का एरिया, है ना? अब इसको सॉल्व तो करिए सकते बाबू, ये क्या बन जाएगा? 1/2 सॉल्व करना बताए हैं। अल्टरनेट साइन चलता, प्लस माइनस प्लस, हम R1 के अलग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 1, ये कॉलम और ये रो डिलीट, तो ये बन जाएगा 3 एकम 3, ये 0, तो ये बन जाएगा 3। फिर हो गया माइनस का 2, ये कॉलम और ये रो डिलीट, तो ये बन जाएगा 2 एकम 2 और प्लस का 2, प्लस का 1, है ना? ये 2 एकम 2 और माइनस का माइनस होता है और माइनस है पहले से लगल, तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 2 एकम 2 और प्लस का 1, और फिर हो जाएगा प्लस का 1, और ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे तो क्या बनेगा? 0 और माइनस का माइनस होता है, माइनस पहले से हो जाएगा माइनस का 3, तो क्या बन जाएगा? प्लस का 3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए बच्चा लोग, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 1/2, 1/2 ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 2 और 1 3, 3 दूनी का 6, और ये बन जाएगा प्लस का 3, प्लस का 3। अब ये हो गया 3 और 3 6, और ये हो गया 0, तो इसका एरिया बाबू से क्या निकलेगा? 0 स्क्वायर यूनिट, है ना? 0 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना बाबू लोग? अब आराम से निकाल सकते हैं किसी भी ट्रायंगल का एरिया डिटर्मिनेंट के थ्रू, है ना? चलिए अब हम लोग जानते हैं किसी ट्रायंगल में भी और कुछ जानना, हम लोग तो एरिया निकालना सीख गए हैं डिटर्मिनेंट के थ्रू, लेकिन अगर कोई पॉइंट कोलिनियर रहे तो कैसे जानेंगे? कोलिनियरिटी का क्या कंडीशन रहता है? चलिए वो जानते हैं उसके बारे में, है ना? कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स,
ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है बाबू, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि ससुरा ये कोलिनियर है? कैसे पता करेंगे? देखिए वही पढ़ना है अभी। चलिए जी, मान लेते हैं हम क्या मानते हैं, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो कैसे पता करेंगे हम? तो मान लीजिए कि लेट ए x1 y1 b x2 y2 y2 and c x3 y3 are collinear then area of triangle ABC is equal to 0। मतलब आप याद रखिएगा बाबू कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उसका ट्रायंगल का एरिया जो है सो क्या निकलेगा? 0। कोलिनियर का क्या मतलब है? कोलिनियर का मतलब है कि एक ही लाइन में स्थित होना। अब एक ही लाइन में 3 पॉइंट स्थित है बाबू, तो बता इसका एरिया निकलेगा। एरिया क्या होता है? तो एरिया होता है कि जो चारों भुजा के अंदर जो कैद रहता है, मतलब एरिया क्या होता है कि इस रूम का एरिया क्या, रूम के एरिया का मतलब क्या चाहिए कि चारों साइड से कवर है, उसी को ना बोलते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो उसी के ऊपर निकलता है। मान लीजिए ये है तो इसके अंदर जो एरिया है ये बन रहा है, ये इसको एरिया बोलता है। इसके अंदर बन कहां रहा? ये तो एक लैंड है, तो एक लैंड है तो इसका एरिया कभी निकलेगा? कभी बन भी नहीं करेगा। जब ये एरिया बन भी नहीं करेगा तो निकालेंगे कहां से? ये एरिया बन भी नहीं करेगा स्ट्रेट लाइन में। एरिया क्या होता है? एरिया तो आपका क्लोज सरफेस होता है ना बच्चा लोग, ये क्लोज सरफेस, इसी के अंदर एरिया निकाल सकते हैं हम। इसके ये तो लाइनियां कहां से? एरिया बन ही नहीं रहा है, तो जब एरिया बन ही नहीं रहा तो एरिया निकलेगा भी नहीं। तो एरिया जब निकलेगा नहीं बाबू, तो इसका मतलब जो ट्रायंगल का एरिया है वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। अब ट्रायंगल का एरिया 0 के इक्वल होगा बाबू, दैट इज का मतलब क्या हो गया? हो गया आपका जो 1/2 और x1 अभी बताया तुरंत कि 3 पॉइंट रहे तो तुरंत हम लोग निकाल सकते हैं एरिया, है ना। x2 y2 1 और ये हो गया आपका x3 y3 1। ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 0 के इक्वल, है ना। यहां से अगर और हम सॉल्व करना चाहें तो क्या निकलेगा? तो बस ये 1/2 जाके इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, ये भी 0 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा मेरा x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 और ये 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल, है ना। तो हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखना कि जब भी आपको कोई 3 पॉइंट दे दे बाबू और बोले कि वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो हमेशा याद रखना है क्या कि उस ट्रायंगल का एरिया हमेशा 0 होगा। कब? जब 3 पॉइंट आपका कोलिनियर। समझ में आया? अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है? तो अब इसमें क्वेश्चन आता बाबू कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन देखिए कैसे आता है इसमें, find the value of x if a x2 b 1 minus का 1 and c 2 5 are collinear। क्या बोला बाबू? तो हमको एरिया निकालना है, नहीं एरिया नहीं, एक्स का वैल्यू फाइंड करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड करना जब ए बी सी जो है सो कोलिनियर हो। तो कोलिनियर के केस में भी तुरंत बताएं क्या होता है बाबू? तो कोलिनियर के केस में होता है गुरुजी कि उसका एरिया जो है सो 0 के इक्वल हो जाता है ना। उसका एरिया जो है सो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो किसके इक्वल हो जाता है? 0 के इक्वल। अब 0 के इक्वल हो जाता है बाबू तो 1/2 उधर जाके 0 ही हो जाएगा। तो ABC में देखिए कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है? तो दे रखा है x2 ये हो जाएगा 1, फिर क्या है 1 माइनस का 1 और फिर हो जाएगा ये 1, और फिर क्या दे रखा है 2 5 और 1, 2 5 और 1। बस अब इसको सॉल्व करेंगे बाबू, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल। सॉल्व कीजिए इसको बाबू, इसको जो सॉल्व करेंगे तो हम r1 के रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो हो जाएगा x इंटू में ये कॉलम और ये रो डिलीट, तो ये बन जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 5, तो क्या बन जाएगा? माइनस का 6, फिर -2 अब देखिए ये कॉलम और ये रो डिलीट, ये बन गया 1 और माइनस का 2, तो ये बन जाएगा माइनस का 1, फिर क्या है प्लस का 1। अब ये देखिए ये रो और ये कॉलम डिलीट, ये बन जाएगा 1 और प्लस का 2, 1 नहीं 5
5 1 गुने 5 5 और 5 प्लस का 2 कितना बन जाएगा 7। ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों लोग, तो हो जाएगा 0 के इक्वल। इसको सॉल्व कीजिए बाबू लोग, ये बन गया माइनस का 6x, ये हो गया प्लस का 2 और ये बन गया प्लस का 7 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल। यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 7 और 2 9, उधर जाएगा तो माइनस का 9, माइनस माइनस कट जाएगा तो बचेगा उधर 9/6, 9/6 इसको काटेंगे तो क्या होगा 3 तिया का 9 3 दूनी का 6, तो x का वैल्यू क्या आ गया 3/2। आपका क्वेश्चन इसी तरह दे दिया जाएगा कि किसी जो आपका वेरिएबल है उसको वैल्यू निकालने बोलेगा, अब बोल देगा कि ये तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर है। कोलिनियर के केस में क्या होता है कि एरिया जो है 0 के इक्वल आता है। समझ में आया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में और इस कंसेप्ट में बाबू कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये चीज हमको पता चल गया। अब हम लोग जानते हैं कि कोलिनियर के बारे में पता चल गया, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं वो पता चल गया। अब हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन कैसे निकालते हैं। कोई लाइन दिया हो और उसका हमको इक्वेशन निकालना है, मतलब कोई लाइन से गुजर रहा 2 पॉइंट, तो अगर हम उसका इक्वेशन निकालना तो कैसे निकालते हैं, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं उसी के बारे में, है ना। चलिए क्या जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, A and B, joining 2 points A, joining 2 points A, x1 y1 and B, x2 y2, है ना। ये क्या लिखा है बाबू, तो ये लिखा हुआ है कि हम किसी लाइन का इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ए और बी, मतलब कोई लाइन है बाबू वो जो गया है 2 पॉइंट से ए और बी के पॉइंट से। अब उस लाइन का अगर हम इक्वेशन निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा तरीका क्या है बाबू लोग, है ना। अगर मान लीजिए हमको निकालना है इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते बाबू। इक्वेशन हो जाएगा लाइन का, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा 1/2 नहीं होगा, इसमें 1/2 नहीं होगा, या 1, देखिए हम लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हैं, बात को समझिए, हम लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हैं, इसका मतलब जो कोलिनियर उससे कुछ बात रिलेट कर रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं हम, कहना चाह रहे हैं बाबू कि हमको लाइनिया का इक्वेशन निकालना है, तो पक्का किसका एरिया 0 होगा। अभी तुरंत बताया ना कि कोई 3 पॉइंट अगर पहले दे दिया जाए कि वो कोलिनियर है तो 100% है कि वो आपका एरिया ट्रायंगल 0 हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो 0 हो जाएगा। लेकिन हमको इसमें निकालना है इक्वेशन, अब किसी लाइन का इक्वेशन निकालना बाबू, तो भी तो वही बात है ना कि उसका ट्रायंगल का एरिया हो 0 के इक्वल होगा, है ना। तो अगर इसका इक्वेशन निकालना तो जो 1/2 0 के इक्वल हो जाएगा लिख देते हैं, लेकिन आप सॉल्व कीजिएगा उस समय रिमूव कर दीजिएगा इसको। ये 1/2 कोऑर्डिनेट में क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ x1 y1 1 और ये दिया हुआ x2 y2 1। अब गुरुजी आप तो कह रहे हैं कि हमको इस तरह इक्वेशन निकाला जाएगा, लेकिन ससुरा यहाँ दिक्कत ये है, तो ये तो बन गया 2/3 ऑर्डर के, और हमको तो पता कि किसी भी डिटरमिनेंट तभी सॉल्व होता है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है ना। तो ये तो आपका बन गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो देखो बाबू, अब जो हमको इक्वेशन, ये तो आपको पॉइंट पर दिया ना रहेगा बच्चा लोग, ये x1 y1 x2 y2 तो पॉइंट पर दिया रहेगा। तो इक्वेशन का क्या मतलब कि एक्स वाई के टर्म में हो, एबीसी के टर्म में हो, कोई भी वेरिएबल के टर्म्स में रहो, तो ससुरा यहाँ जब पॉइंट पुट कर देंगे तो करने से मेरा इक्वेशन निकल जाएगा, एरिया मतलब किसी भी लाइन का इक्वेशन नहीं ना निकलेगा। तो जो थर्ड पॉइंट वो लेते हैं बाबू, वो लेते हैं एक्स वाई और 1। अब इस केस में हम लोग निकाल लेते हैं किसका, किसी भी ट्रायंगल का इक्वेशन। समझ में आया बच्चा लोग, कोई दिक्कत, किसी भी ट्रायंगल का नहीं, किसी भी लाइन का। अब क्वेश्चन के थ्रू समझिए, क्वेश्चन मान लीजिए आपका दिया हो कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन joining 2 points A 2 3 and B -1 5। अब देखिए बाबू, हमको क्या बोल रहा है, तो हमको इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करने बोल रहा है। किस लाइन का, जो 2 3 और -1 5 के पॉइंट से होकर गया, उस लाइन का हमको इक्वेशन पूछ रहा है। नहीं निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं गुरुजी। कैसे निकालेंगे,
आंसर। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकलेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है ना, वो कैसे निकलेगा, इसका एरिया जो है, इसका एरिया मतलब ये पॉइंट क्या दे रखा है 2 3 और ये आपका 1, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 5 और ये हो जाएगा 1 और लास्ट लो कोऑर्डिनेट वो क्या होगा एक्स वाई, ये हो जाएगा 1। ये किसके इक्वल होगा बाबू लोग, ये 0 के इक्वल होगा, है ना। अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना बाबू, इस डिटरमिनेंट को एक्स और वाई का वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगा, सॉल्व कीजिए इसको। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करें, ये तो उधर जाके 0 बन जाएगा, इस रो के एक्सपेंड करा बाबू इस रो के अलोंग, तो क्या हो जाएगा 2, ये कॉलम और ये रो डिलीट होगा बाबू, तो 5 × 5 और माइनस का y, तो क्या 5 और माइनस का y, फिर ये क्या माइनस का 3, माइनस का 3। अब ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे तो क्या बनेगा माइनस का 1 और माइनस का x, तो ये जाएगा माइनस का 1 और माइनस का x, फिर क्या हो जाएगा प्लस का 1, प्लस का 1। ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का y और माइनस का 5x, तो माइनस का y और माइनस का 5x, ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल, है ना, माइनस का y और माइनस का 5x। अब बस इसको सॉल्व कीजिए बाबू, इसको कीजिए सॉल्व, ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल। अब इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो क्या होगा 2 × 5 = 10 और माइनस का 2y, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस का 3 और प्लस का 3x, और फिर ये हो जाएगा आपका माइनस का y और माइनस का 5x, ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल। अब देखिए x का टर्म यहाँ और x का टर्म यहाँ, माइनस का 5 और प्लस का 3, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो माइनस का 2x, y का यहाँ और यहाँ माइनस का y और माइनस का 2y, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3y। कांस्टेंट हुआ कहाँ बाबू, यहाँ है कांस्टेंट 10 और कहाँ 10 और 3 13 और 13 दो कांस्टेंट है, 10 यहाँ है और यहाँ 3 है 13, तो 10 और 3 कितना हो गया 13 प्लस का 13, ये किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल। बस निकल गया बाबू लाइन का इक्वेशन मेरा, है ना। 2 पॉइंट से जो गुजर रहा लाइन यहाँ, उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा माइनस का 2x माइनस का 3y प्लस का 13 = 0। इसमें माइनस का साइन रिमूव करना चाहते हो तो कर सकते हैं, वैसे ये भी सही है आपका, समझ में आया। तो याद रहेगा ना बाबू कि किसी भी लाइन का इक्वेशन हम वो निकाल सकते हैं, जब भी वो 2 पॉइंट से गुजर रहा तो उसका हम लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट के थ्रू। कैसे निकाल सकते हैं समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ लें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर कोलिनियरिटी, और फिर आपका पढ़ लिए हम इक्वेशन निकालना। अब क्या जानते हैं, तो अब हम लोग जानते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में क्या जानते हैं, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं बच्चों लोग किसके बारे में, तो नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं हम लोग, ये आपका कहां तक हो गया, ये हो गया आपका किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए ना, किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम लोग और उसमें जानते हैं मैट्रिक्स मेथड। आप देखिए बाबू ये मैट्रिक्स मेथड है ना, ये हमको ऐसा माना ना कि आप क्वेश्चन के थ्रू ही कीजिएगा तो बढ़िया लगेगा। मतलब एक मैट्रिक्स मेथड हो गया, एक आपका एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हो गया। अब अभी तो टॉपिक बचा हुआ, अभी कंसिस्टेंस के बारे में बात करना है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम के बारे में बात करना है, फिर आपका क्रैमर्स रूल हो गया, उसके बाद क्रैमर्स रूल जान लीजिए, वो छोटा है, वो क्रैमर्स रूल जान लीजिए। क्रैमर्स रूल क्या होता है फटाफट जानिए इसको, क्रैमर्स रूल है ना, क्रैमर्स रूल क्या होता है, इसमें कुछ जानना नहीं बाबू, बस ये आपको बताना कि कैसे एक्सपेंड होता है, कैसे वैल्यू निकालता है। क्रैमर्स रूल इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल में क्या होता है, इन 2 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल आपका दे रखा बाबू किस तरह, जैसे मान लीजिए आपका हो a1x प्लस का b1y इज इक्वल टू c1 और आपका a2x प्लस का b2y इज इक्वल टू c2, ये 2 दिया हो बाबू इक्वेशन। अब इस इक्वेशन की मदद से हमको x और y का वैल्यू निकालना, कैसे निकालेंगे, तो जो x है बाबू यहां देखिएगा, जो x है वो इक्वल होता है d1 बाय d के इक्वल, है ना, और जो आपका y है वो इक्वल होता है d2 बाय डी के इक्वल। अब ये ससरा डी, d1 d2 क्या लिखे, तो d है बाबू जहां वेयर करके यहां लिखिए वेयर, इसके बाद यहां बाबू वेयर में जो d है वो कैसे निकलता है, तो d निकलता है डिटरमिनेंट किसका बाबू, x और y के कोफिशिएंट का। x का कोफिशिएंट क्या है a1, यहां क्या है आपका b1, फिर यहां क्या है a2 और ये आपका b2, बस इसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, ये निकल जाएगा मेरा d। d1 कैसे निकालता है बाबू लोग, तो d1 कुछ नहीं बाबू, d1 निकालना है तो फर्स्ट कॉलम को चेंज करना है, फर्स्ट कॉलम की जगह पर क्या लिखना है, ये लिखना बराबर का जो इस साइड लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ है c1 c2, सेकंड कॉलम एज इट इज रहेगा b1 b2, है ना, और आपको d2 निकालना है
तो कैसे निकलेगा, D2 निकालना है तो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज रहेगा A1 A2, फर्स्ट कॉलम जो है सो आपका एज इट इज रहेगा A1 A2 और सेकंड कॉलम चेंज होगा, सेकंड कॉलम में क्या हो जाएगा C1 C2 ये निकल जाएगा मेरा क्या D2। बस क्रैमर्स रूल में यही बात ध्यान में रखना, क्वेश्चन करेंगे तो और मजा आएगा, लेकिन आपको फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा बाबू। दो आपको इक्वेशन दे दिया जाएगा और बोलेगा कि हमको x और y का वैल्यू निकालिए। दो वेरिएबल जब दे दिया जाएगा वो x और y का वैल्यू निकालना बोलेगा तो याद रखिएगा हमेशा D1/D होता है, D2/D होता है। D1 कैसे निकलता है वो पता चल गया, D कैसे निकलता है वो भी पता चल गया, D2 कैसे निकलता है ये भी पता चल गया। अब मान लीजिए अगर 3 वेरिएबल दे बाबू तो उसमें कुछ नया चीज थोड़ी नहीं करना, उसमें भी ऐसा ही करना है ना। मान लीजिए 2 वेरिएबल में था, मान लीजिए अगर 3 वेरिएबल दे दे बाबू इन 3 वेरिएबल अगर 3 वेरिएबल दे दे तो क्या होगा, तो 3 वेरिएबल में लीजिए फटाफट इक्वेशन, ये हो जाएगा आपका A1x प्लस का B1y प्लस का C1z इज इक्वल टू D1। फिर ये हो जाएगा आपका A2x प्लस का B2y और प्लस का C2z इज इक्वल टू D2। और फिर हो जाएगा आपका A3x प्लस का B3y और प्लस का C3z ये D3 की इक्वल हो जाएगा, है ना। अब यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहेंगे बच्चा लोग तो x का वैल्यू निकलेगा D1/D, ऐसे ही रहेगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। y का वैल्यू क्या निकलेगा, इसमें कुछ अलग सा चेंज नहीं होगा, D2/D और z का वैल्यू निकलेगा D3/D, है ना। अब यहां से D क्या होगा, तो D जैसे उसमें निकाला ऐसा ही निकालेंगे इसमें बाबू। D में क्या है A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 XYZ का कोफिशिएंट ले रहे बाबू और C1 C2 C3, है ना C3। ये किसका वैल्यू निकलेगा बाबू, तो ये निकल जाएगा मेरा D का वैल्यू। अगर D1 का वैल्यू निकालना है बोले बाबू तो कुछ नहीं करना है, बराबर के साथ में D1 को चेंज कर देना है ना। अगर D1 को निकालना बोले तो निकाल सकते हैं आप लोग को, दिक्कत है ना बाबू। अच्छा चलिए यहाँ लिख देते हैं हल्का सा हम, है ना, यहाँ लिख देता है। तो D1 का वैल्यू आपको बोले निकालने के लिए, तो D1 में क्या करना, बराबर के साथ जो लिखे हैं उसमें फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दीजिए, फर्स्ट कॉलम में रख दीजिए D1 D2 D3, सेकंड कॉलम में थर्ड कॉलम एज इट इज रहेगा तो क्या लिखा हुआ B1 B2 और B3 और ये आपका है C1 C2 और C3। अगर आपका ये आपका निकल गया D1 और D2 निकालने बोला तो सेकंड कॉलम को चेंज करना है। अगर आपको D2 निकालने बोला तो सेकंड कॉलम को चेंज करना है, फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा A1 A2 A3, सेकंड कॉलम में चेंज करना क्या बाबू, ये हो जाएगा आपका D1 D2 और D3 और थर्ड कॉलम एज इट इज रहेगा C1 C2 और C3। अगर आपका D3 निकालने बोले बाबू तो क्या करना है, कुछ नया चीज तो होगा नहीं, इसमें D3 को चेंज करेंगे थर्ड कॉलम के A1 A2 A3 और ये हो जाएगा आपका B1 B2 B3 और ये आपका हो जाएगा D1 D2 D3, है ना। ये छोटा सा था बाबू क्रैमर्स रूल, ये क्रैमर्स रूल बता दिए। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन के थ्रू में जाएंगे ना बाबू तो और बढ़िया से समझ में आएगा, लेकिन उम्मीद करते हैं ये भी बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए आपको क्रैमर्स रूल के तहत ना आपको XYZ का वैल्यू ही निकालना बोलेगा बाबू, है ना। क्रैमर्स रूल के तहत आपको XYZ का वैल्यू ही निकालना बोलेगा। आपका कहीं 2 वेरिएबल रहेगा, कहीं 3 वेरिएबल रहेगा। कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूला के तहत D1/D D2/D और D3/D, D और D1 D2 D3 कैसे निकलेगा वो भी पता चल गया आपको। तो देखिए अभी तो बहुत चीज बाकी है इसमें, डिटरमिनेंट्स में होमोजेनियस फंक्शन बाकी है, होमोजेनियस आपका ये आपका कंसिस्टेंट सिस्टम बाकी है, होमोजेनियस सिस्टम बाकी है, फिर आपका मैट्रिक्स मेथड बाकी है बाबू, फिर क्या कंडीशन रहेगा जो हम लोग जानेंगे कि ये कंसिस्टेंट सिस्टम वो बाकी है। तो जो बच गया बाबू उसको नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज आपको प्रॉपर्टी और ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट बताए हैं और ये क्रैमर्स रूल बताए वो बढ़िया से समझ में आ गया होगा, है ना। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बाबू लोग।